अब सुनो, जितना रह गया मैं बता दूंगा और उसके बाद जो रह जाएगा वो मैं हूं। निशिकांत जी बता देंगे। मैं अधिष्ठाता महोदय मैं अत्यंत आभारी हूं कि आज एक ऐसे महत्वपूर्ण बिल पे उसके समर्थन पे मुझे बोलने का अवसर दिया है कि आज अगर भारत में जिस अभी कंगना जी जो कह रही थी, मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा कि 2014 में ये तो दुनिया की एक वास्तविकता है कि भारत पूरे दुनिया की 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, 11वें आर्थिक पायदान पे खड़ी थी। पिछले 10 वर्षों में आज निश्चित तौर से कहीं न कहीं लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, वित्तीय समावेशन हुआ। उस समावेशी विकास के लिए जो अपने बैंकों के एनपीएस की बात जो हो रही कि डबल डिजिट में हो गया, जो पूरे वर्ल्ड में एक आइडियल 3% है जिसको भी कंगना कह रही थी, अगर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन को किया नहीं होता तो निश्चित तौर से जब कोविड की वैश्विक चुनौती में दुनिया के जापान के बैंक, दुनिया और दिनों के बैंक बंद हो रहे थे, इकोनॉमी सेटल्ड हो रही थी, उस समय भी आज दुनिया की हम 11वें इकोनॉमी से दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे पहुंचने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने किया है। तो ये निश्चित तौर से ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, ये लोगों में फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और मेरा सौभाग्य रहा कि जब अरुण जेटली जी इसके मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री, और 2016 में इसकी कमेटी बनी थी, तो उस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के उस 2016 के उस कमेटी में मैं था और बहुत हम लोगों ने मेहनत की थी, सभी पार्टियों के लोग थे। और इस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी जो बनी 2016 में, मैं इसलिए इसका समर्थन कर रहा हूं कि आज ये कोई किसी समस्या के समाधान के रूप में ये अमेंडमेंट नहीं आया है। एक ये जो सफल व्यवस्था प्रभावी हुई है, इसको और प्रभावी बनाने के लिए, और तेज बनाने के लिए, और भरोसेमंद बनाने के लिए एक जो प्रयास है, ये 2016 का जो ये अमेंडमेंट 2025 का है, ये उसी दिशा में अग्रसर है। इसलिए इसको ये देखना चाहिए कि ये समझना चाहिए कि ये जो बदलाव हो रहा है किस अनुभव से, किस एक्सपीरियंस से निकला है। अब अगर आप एनपीएस की बात करते हैं, जब 2014 में, ये 2016 में एक्ट आया, 2014 में जो भारत की बैंकिंग व्यवस्था थी ऐसे मोड़ पे खड़ी थी कि उस समय लोगों को बैंक से ऋण नहीं मिल रहा था और पब्लिक सेक्टर के बैंक्स का जो एनपीए था वो 2.16 लाख, 2.16 लाख करोड़ एनपीए बैंक का हो चुका था। बैंक की स्थिति ये थी कि आज बैंक उस समय ऋण देने की स्थिति में नहीं थे, बैंक निश्चित तौर से दिवालिया के कगार पे बढ़ रहे थे और वो 2.16 से बढ़ करके आते आते 8.45 लाख करोड़ हो गया। और जिसकी स्थिति हुई कि जिसको हम कहते हैं कि ग्रॉस एनपीए रेशियो, वो 4 से 5% से बढ़ के 15% हो गया। अगर उसमें रिस्ट्रक्चर लोन को भी जोड़ दें तो जो स्ट्रेस एसेट था वो 15 से 16% हो गया। इसका सीधा अर्थ था कि बैंकों की केवल बैलेंस शीट नहीं कमजोर हो रही थी, केवल बैंक नहीं कमजोर हो रहे थे, न वो नए उद्योग को लोन दे पा रहे थे, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था, वर्किंग कैपिटल बैंक देने की स्थिति में नहीं था। कोई इंटरप्रेन्योर्स लोन ले रहा था और लोन के बाद जब उसको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती थी वो बैंकों के चक्कर लगाता था और वर्किंग कैपिटल नहीं मिलता था, जिससे कि उसका खाता एनपीए हो जाता था। फिर वो एक जिस उद्देश्य से लेकर के वो खोलता था कि हम करेंगे जॉब, और ऐसी परिस्थितियों में पहुंचता था कि वो उसकी मिल और उसकी इंडस्ट्री सिक हो जाती थी। फिर ऐसे लोग, बैंक को भी लगता था कि हम कोई उद्योग को लोन देंगे तो इसका बैंकिंग तक नहीं, पूरे जो आर्थिक चक्र इस पे असर पड़ेगा। ये केवल एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम नहीं थी, 6-7 रुपया अगर दिया जा रहा था तो उसका 1 रुपया डूब रहा था। और नए जो उद्योग का उनका, इसमें क्या था कि सिस्टम की खामियां थी। मैं बिल्कुल एग्रीड हूं कि निश्चित तौर से जो बात कंगना ने कही कि एक फोन बैंकिंग चल रहा था, जो उन्होंने कहा कि फोन हो जाता था और उसी पे लोन हो जाता था, लोन कमर्शियल वायबिलिटी नहीं देखी जाती थी। आज बैंक्स देखते हैं कि अगर लोन किस पर्पज के लिए ले रहे हैं और उसकी वायबिलिटी क्या है और उसका रिटर्न क्या है। उस समय केवल एक फोन बैंकिंग चल रहा था और जिसके कारण लोन हुआ और तमाम लोगों को लोन लिया और लोग लेकर के जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आज विदेशों में बैठे। इस तरह से
जब एक कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चर हो रहा था, वो भी जो सीडीआर हो रहा था, जैसे किसी ने लोन लिया तो ये टूल इसलिए बना दिया गया, ये जो कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग था कि जो लोन नहीं चुका रहे थे तो एक नया लोन ले लो और उस पुराने लोन को उस नए लोन में कर दो, तो जिससे कि वो कोई रिकवरी नहीं थी, वो केवल डिले था। और अगर एक सिस्टम हुआ इस सीडीआर में कि ब्याज कुछ कम कर दिया, पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन दे दिया, ये केवल एक अकाउंटिंग बैंक का एक मैनिपुलेशन होता था, सिस्टम इससे इम्प्रूव नहीं हो रहा था। और जिसके कारण कई कंपनियां जब अपना कर्ज नहीं चुका पा रही थी, रिपेमेंट नहीं होती तो उसकी तारीख बढ़ती जाती थी। उसकी स्थिति इतनी होती थी कि आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि रीस्ट्रक्चर लोन 2 लाख 3 लाख करोड़ से 2011 में 13-14 तक 6 लाख करोड़ हो गया, जो हमारे उस समय के इस तरीके का जिसको कहते हैं सीडीआर के अंतर्गत। और इसके कारण एनपीए बढ़ता गया, और जब एनपीए बढ़ता गया तो रिकवरी के बजाय डिले होने लगा, और उसमें बैंकिंग के सामने एक संकट बढ़ गया। और इसी तरह से जब आपने देखा होगा उस समय 2G हुआ और कॉमनवेल्थ गेम हुआ, कितने मतलब स्कैम ऐसे हुए जिसमें कोई लैंडिंग नहीं थी, कोई मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, वायबिलिटी उसका चेक नहीं हुआ था, और एक हिडन स्ट्रेस था, और उससे पूरे बैंकिंग सिस्टम जिसके कारण फेल हो गया। एक दिन अभी निशिकांत जी कह रहे थे कि रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन होने लगा था। 2012 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी सरकार थी, अगर यूपीए सरकार में रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया गया, एक सरकार अगर जैसे इन्होंने वोडाफोन ग्रुप की बात कही थी, बात कही थी क्रेन एनर्जी की, कि उसने अगर बाहर से विदेश की कोई डील से अगर भारत में कंपनी खरीदी, जो उस समय का नियम था, टैक्स था, वो सब चीजें हो गई। फिर बाद में सरकार को ये लगा कि हमको पैसा कहीं से इकट्ठा करना, हमारे बैंक फेल हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उस पर टैक्स लगाना शुरू हो गया, जिसमें सैकड़ों करोड़। तो लोगों का इन्वेस्ट करने का भरोसा ही टूट गया कि भारत में कभी भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून लगाया जा सकता है, तो इस हमारी संपत्तियां जब्त हो सकती हैं। आम आदमी का मतलब था कि कोई पुराने नियम नहीं, उसमें फिर हम नया पैसा मांग सकते हैं, तो ऐसे निवेशकों का भरोसा टूटा है। ये टैगोर जी सच्चाई है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जो रिट्रोस्पेक्टिव आपने लगाया था उसको 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने वापस किया है, ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। और उसके कारण हुआ है कि ये कानून खत्म हुआ, तमाम लोगों के ऊपर जो पुराने केस थे उसको लिया गया, नहीं तो लोगों का भरोसा ही नहीं था। इससे साफ संदेश गया, और आज इसीलिए लोगों में एक भरोसेमंद वाला देश बना है कि फिर से विदेशी नियम आ रहा है। अरे आप माइक्रो लेवल देखिए कि आज संकट कैसा था, ये ग्राउंड पे साफ दिखता था। अगर किंगफिशर का 9,000 करोड़ का डिफॉल्ट है, 2,000 से अधिक बिल डिफॉल्टर्स हैं, 1.85 लाख करोड़ हो गया था। ये आइसोलेटेड केस नहीं था, एक सिस्टमेटिक पैटर्न था। और उससे चिंताजनक बात की थी कि ये बात सही है कि अगर 100 रुपया बैंक लोन दे रहा था तो 20 रुपया वापस नहीं आ रहा था, और इस सरकार को इस बात चिंता नहीं थी। सारे बैंक की स्थिति दुनिया के और बैंक की स्थिति होगी, और इससे पता लगता है कि ये केवल पैच वर्क हो रहा था, उस समय कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हो रहा था। और 2000 में जब ये निर्णायक आया तो उससे एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पे एक टाइम बाउंड किया गया कि अब जो ये है इसमें एक डायनेमिक पावर कानून बदला जाएगा, केवल डेबिटर का नहीं, ऋण लेने वाले का केवल कंट्रोल नहीं रहेगा, जो प्रोसेस को जब चाहे डिले कर दे, मैनिपुलेट कर दे, जो क्रेडिटर है उसका भी अधिकार बनेगा। और इसीलिए आईबीसी ने स्पष्ट किया कि उसका नतीजा क्या हुआ। अब पहली बार ये हुआ कि टाइम बाउंड फ्रेमवर्क दिया गया। पहले 180 दिन था, उसमें विशेष परिस्थितियों में 90 दिन का था, और उसमें जो इंसॉल्वेंसी में था एक एंडलेस प्रोसेस था और टाइम सेंसिटिव इकोनॉमिक डिसीजन, और जिसके कारण आप देखते हैं कि अगर उस आईबीसी के बदलाव की बात हुआ तो करीब 10 लाख करोड़ से अधिक के मामलों का समाधान हुआ। रिकवरी रेट 20% से बढ़ के 36.5% बढ़ी। ग्रॉस एनपीए जो 17-18 में 11.2 था, डबल डिजिट, पूरी दुनिया के सामने भारत की जो एनपीए था वो 11.2% आज घट के 2.5% पे आ गया है। दुनिया का जो एनपीए है उससे भी कम हमारे आज भारत में है, और ये है भारत के बैंकों की स्थिति। और इसका अर्थ क्या होता है टैगोर?
अगर बैंक की स्थिति ठीक होती है तो गांव के किसान को भी ऋण मिलता है, एमएसपी के लोगों को भी ऋण मिलता है, उद्योग को भी मिलता है, लेंडिंग कैपेसिटी बैंक की बढ़ती है, एमएसएमई को क्रेडिट मिलता है, उसको ऋण मिलता है, इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट बनता है। लेकिन अनुभव ने क्या सिखाया? कोई सुधार नहीं। हर रिफॉर्म पे लर्निंग आती है और आईबीसी इससे अलग नहीं था। 270 दिन का समय था पहले, लेकिन आज वो 270 दिन 400 से 600 दिन हो जाते थे। और इंसॉल्वेंसी का मतलब केवल डिले नहीं था, रिजिडिटी थी, और जिसके कारण स्थिति ये थी कि 25,000 तक, आज 8,492 कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस हुआ, जिसमें सब समाप्त हुए। केवल 1905 केसेज अभी केवल ऑनगोइंग है। तो इसका मतलब है कि एक टाइमलेस है। मैं आज कहना चाहता हूं कि किस तरीके से इसमें परिवर्तन आया है। आप परिवर्तन देखना चाहें तो इंसॉल्वेंसी में पहले क्या था कि कानून में 180 से 270 दिन था, लेकिन कितना टाइम लग जाता था? 400 से 600। आज इस बिल में जो बदलाव हुआ है, मैं इस सदन के माध्यम से देश को कहना चाहता हूं कि अब अपील में केवल 90 दिन का एक टाइम बाउंड समय सीमा रहेगी। इस टाइमलाइन को मजबूत करने का काम है। ये तो सर्वसम्मत से इसका समर्थन करना चाहिए कि अब जैसे किसी बीमार मरीज का अगर इलाज देर से करोगे तो मरीज बचेगा नहीं। अगर किसी कंपनी का कीमत समय से गिर रहा है और उस पर फैसला ही नहीं लोगे, 400 दिन लग जाएगा, 600 दिन, तो कंपनी बचेगी नहीं। लेकिन आज मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि ये जो अमेंडमेंट बिल लेकर के आई है, इसमें 90 दिन का एक टाइमलाइन है, जिससे निश्चित तौर से हमारी स्थिति और मजबूत होगी। पहले क्या था कि पहले डिफॉल्ट साबित करने में लंबा समय लगता था, और उससे एनसीएलटी में जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता था, उसमें केस शुरू होने में देरी होती थी। उसमें इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज के रिकॉर्ड पर भरोसा किया गया। पहले केस शुरू करने में महीनों लग जाते थे। अगर डिफॉल्ट हो उसका वेरिफिकेशन होता था। लेकिन मैम अब स्थिति यह है कि अगर साफ है कि कर्ज नहीं चुकाया तो तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये हम अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं। और एक ही तरीका नहीं है, एक तरीका पहले था कि सब पे लागू करो, पूरी कंपनी को एक साथ बेचना पड़ता था। ये कितना बड़ा व्यवहारिक परिवर्तन हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं। वित्त मंत्री जी को बधाई देते हैं, प्रधानमंत्री जी को, कि आज पहले एक कंपनी थी, अगर उसकी एक स्टील का ग्रुप है, उसका कोई कोल का ग्रुप है, अगर स्टील फायदे में है, अगर कोल घाटे में, तो पूरी कंपनी को बेचना पड़ता था। अब है कि आप अलग अलग हिस्सों को अलग बेचने की अनुमति मिलेगी। इससे साफ है कि जो प्रॉफिट है उसका अधिक पैसा मिलेगा। तो ये जो मल्टीपल प्लान किया है, इस मल्टीपल प्लान से स्थिति है कि निश्चित तौर से जो हमारा बैंक्रप्सी कोड था 2016 का, इसको अपने अनुभवों के आधार पे हमने और सुधार किया। जैसे पहले कम रिकवरी होती थी, पैसा कम मिलता था, देरी के कारण कंपनी की वैल्यू गिर जाती थी, और जब कंपनी की वैल्यू गिर जाती थी तो उसके कारण क्या समस्या थी? उसके कारण निश्चित तौर से न पैसे का वापसी थी, न रिकवरी की थी। अब जो तेज प्रक्रिया किया है, फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस किया, जब देर से बेचने पे सस्ती चीज बिकती थी, तो निश्चित तौर से अगर समय से अब होगा। अब बैंक का रिजोल्यूशन तक सीमित नहीं है। जो हमने अमेंडमेंट इसमें किया है, क्रेडिटर्स की भूमिका को महत्वपूर्ण किया है। अब उसमें रिजोल्यूशन तक केवल सीमित नहीं कर दिया, अब लिक्विडेशन तक और पूरी प्रक्रिया में भी क्रेडिटर्स की भूमिका होगी। अब बताइए, जो पैसा देता था पहले उसकी भूमिका नहीं होता था, पहले डिप्टर जो था वही करता था, अब ये फैसला करेगा। अब बैंक केवल दर्शक नहीं होगा कि वो एक स्पेक्टेटर हो, बल्कि वो निर्णय लेने वाला होगा। और सबसे बड़ी बात क्या थी? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स थी। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो बनाया है, पहले था कि 66% जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में होंगे वो सहमति पर निर्णय लेंगे, तब कोई फैसला इंप्लीमेंट होगा। आज इसमें अमेंडमेंट किया है कि 66% जो हमारा था सहमति, उसको घटा के 51। इसका मतलब है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जिसको पहल करनी, फैसला करनी है, तो उसमें सहमति लेते लेते देर ना हो जाए, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। 51% के अप्रूवल पे होगा तो निश्चित। 2 मिनट और दे दीजिए, मैं तो बिल के केवल अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ। बैंकों के लिए पहले कोई तय नियम नहीं था, अब सीओसी के लिए कोई कंडक्ट रूल या समय सीमा नहीं होगी। जो आईबीबीआई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके नियम तय होंगे। और पहले बायर सोचता था कि अगर हम पुराने कर्ज लेंगे
तो हमारा ऊपर पुराने कर्ज भी आ जाएंगे, पुरानी लाइबिलिटीज आ जाएंगी। अब पुरानी लाइबिलिटीज नहीं आएगी, जो निवेशकों का डर था वो भी हमने अमेंडमेंट किया है कि उसमें मतलब निश्चित तौर और एक जवाबदेही किया है कि जवाबदेही का संतुलन होगा कि रिजोल्यूशन से जो गलत लोग बच जाते थे उसमें लाइबिलिटी बनी रहेगी और निश्चित तौर से पहले हितों का टकराव होता था। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल थे और लिक्विडेटर थे, वही व्यक्ति दोनों काम करता था। अब अलग अलग व्यक्ति होगा, जैसे मैच में अगर अंपायर और खिलाड़ी एक ही व्यक्ति हो जाए तो निष्पक्षता निश्चित तौर से नहीं रहेगी। अब प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी होगी। आप देखें तो कि कम से कम 2016 में जो हमारे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी से फायदा हुआ कि 2.7-2.5% एनपीए पे आए हैं, अब उसमें उन अनुभवों के आधार पे हमने और इसमें अमेंडमेंट किया है। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे अच्छी बैंकिंग व्यवस्था और दुनिया की इकोनॉमी भारत की होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी। पहले क्या होता था, लिक्विडेशन की प्रक्रिया कितनी धीमी होती थी, काम दोबारा करना पड़ता था, समय खर्च बढ़ता था। अब डुप्लीकेशन को भी खत्म किया है, स्ट्रीमलाइन को प्रोसेस किया है। वही फाइल बार बार खोलनी पड़ती थी, अब एक बार काम करेगा सीधा नतीजा आएगा। कंपनी को बचाने का कोई आखिरी मौका नहीं होता था, एक बार लिक्विडेशन शुरू हो गया तो वापसी का रास्ता बंद हो जाता था। अब एक रिवाइवल विंडो दिया है कि अगर किसी समय कोई कंपनी बंद हो रही है लेकिन अगर उस कंपनी को फिर से रिवाइव करना चाहे तो 120 दिन का इस अमेंडमेंट में समय दिया गया कि वो फिर से कंपनी रिवाइव हो जाए। तो निश्चित तौर से आज हमारी चिंता है कि केवल कंपनी सिक हो गई तो उसको बेच के उसके एसेट को हम बैंक को दें या क्रेडिटर को दें। आज ये भी चिंता है कि अगर बैंक के क्रेडिटर्स का उसका पैसा मिले तो वो सिक को भी अगर हम रिवाइव कर सकते हैं तो हम रिवाइव भी करेंगे। निश्चित तौर से छोटी मोटी गलतियां, प्रोसीड्यूरल मिस्टेक पर क्रिमिनल एक्शन हो जाता था और उसके नाते निवेशक डरता था, तो आज उसको हमने सिविल पेनल्टी किया है, कोर्ट पर पूरा बोझ होता था। आज सबसे बड़ी बात मैं अधिष्ठाता महोदय कहना चाहता हूं, जो क्रेडिटर इनिशिएटिव इन्वॉल्व इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस किया है, जो CIIRP है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले हर चीज फैसला कोर्ट में होता था, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट में किया है कि अगर यह चाहें तो ये CIIRP जो क्रेडिटर हैं इनिशिएटिव इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में, ये कोर्ट के बजाय आपसी सहमति से तय कर ले, जो सालों का कोर्ट में अपना लिटिगेशन वो सारी चीजें वो खत्म हो। पहले ग्रुप कंपनियों को अलग अलग देखा जाता था, अब ये हो गया कि कंपनियों को अलग हैंडल किया जाता था। अब जो ग्रुप इंसॉल्वेंसी का फ्रेमवर्क है वो एक साथ देखा जाएगा, जैसे कोई एक परिवार के मामलों का अलग अलग देखने में समाधान होता। बस 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। विदेशी मामलों में होता था, पहले विदेशी निवेशक को क्या लगता था कि अगर हमने भारत में इन्वेस्ट किया तो हमारी अगर क्या मत कहीं वो हमारा इन्वेस्टमेंट FDI सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, तो क्रॉस बॉर्डर मामलों में स्पष्टीकरण नहीं था। अब एक सेक्शन 240C जोड़ा गया, उस सेक्शन 240C के तहत नया फ्रेमवर्क है एज ए पर यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इस 240C के बाद आज पूरी दुनिया को भरोसा बढ़ा है कि भारत में पूंजी निवेश करना सुरक्षित भी रहेगा और हमारे लिए अधिक भी रहेगा। तो अब भारत में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों को भी भरोसा रहेगा। और आज इसीलिए जहां पहले लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन क्या होता था, चाइना होता था, जापान होता था, आज कोविड के बाद दुनिया का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन निवेश का भारत बना है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये बात इसलिए हमारी, जो हम 2027 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 2047 तक विकसित भारत बनने जा रहे हैं, इसलिए कि आज पूरी दुनिया का हमारे ऊपर भरोसा है। और भरोसा ना होता तो आप बताइए, आज भी उस होमो स्टेट में अगर किसी का क्रूड ऑयल आ रहा है, किसी का सिप आ रहा है, तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का आ रहा है। कोई नहीं, रोज पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, रोज ये धरना देते हैं टैगोर, अफरा तफरी फैलाना चाहते, न तेल की कमी, न गैस की कमी, न कहीं फर्टिलाइजर की कमी, लेकिन चाहते हैं तो निश्चित। अरे कहाँ है आपके नेता? नेता को रहना चाहिए जब सदन का सत्र चल रहा है। आखिर कंगना सवाल उठा रही कि राहुल क्या बोले, मैं तो देख नहीं रहा हूँ, तो है मौजूद, वो मौजूद आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन कभी सदन नहीं है। लिक्विडेशन में एसेट की सुरक्षा नहीं होती थी, आज लिक्विडेशन शुरू होते ही जो एसेट है उसको मोरेटोरियम प्रोटेक्शन बढ़ाया गया है। तो आज निश्चित तौर से नियम बदलने में पहले हर बदलाव के लिए कानून बदलना पड़ता था, अब बस 1 मिनट, हर बदलाव के लिए कानून नहीं बदलना पड़ेगा। अब IBBI को ज़्यादा पावर दे दिया गया है और वो जो IBBI को ज़्यादा पावर दिया गया है उससे सिस्टम में तेजी आएगी, उसका बदलाव होगा। मैं एक बात और कह के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि आज मैम
कि जिस तरीके से हमने आज किया है इस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में, ये कोई जुडिशियल ट्रायल नहीं है, ये एक कमर्शियल डिसीजन है और उसमें परफेक्शन हो, अधिक महत्वपूर्ण हो, निर्णय में देरी होगी तो एसेट वैल्यू गिरेगी, इसलिए डिसीजन मेकिंग को प्रैक्टिकल बनाने की बात कर रहा हूँ। एक आखिरी बात कह दूँ, क्लीन स्लेट। आखिर निवेशक क्यों आएगा? अगर किसी निवेशक को लगे कि स्ट्रेस एसेट भी हम ही को निवेश करना पड़ेगा, वो हमारे ऊपर अगर आएगा, लायबिलिटी आ जाएगी, डिस्प्यूट आ जाएगी, तो कोई भी निवेशक यहाँ नहीं आएगा। और इसी तरह से जो हमने CCIP के कहा है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये एक अंतिम विकल्प है कि आज इस बदलाव से जो कंपनियां हैं, मैं कह रहा हूँ ये बिल बदलाव नहीं है, ये कंपनियां जो ग्लोबल हैं एसेट लायबिलिटीज की, जो तमाम देश में फैली हैं, आने वाले दिनों में भारत की बैंकिंग सिस्टम, भारत का निवेश, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की नंबर 1 होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री G.K. पड़वी जी। Thank you, Chairperson Madam. I've heard the honourable member from the Treasury bench speak, but I want to start with the basic thing that this bill just talks about timelines. It mandates faster decisions as procedural requirements, but I ask the government, how can timelines be enforced when institutions themselves are collapsing? The National Company Law Tribunal and the NCLAT are burdened with vacancies, infrastructure shortages and mounting backlogs. The Honourable Supreme Court, in multiple observations, including matters related to tribunal functioning, has clearly stated justice delayed is justice denied. And in cases concerning tribunal vacancies, the court has emphasized that adjudicatory bodies must be adequately staffed to uphold the rule of law. Yet this bill is silent about that. This government wants speed without capacity, deadlines without delivery, and reform without any kind of responsibility. Ma'am, one of the biggest failures of the IBC regime has been the massive haircuts taken in the large corporate insolvency cases. Banks, mostly public sector banks, have accepted huge losses, and whose money is that? Poor depositor, the money of the farmer, or a tribal from my constituency. Yet the bill does nothing to regulate or even examine these haircuts. No transparency, no accountability, no safeguards. The Honourable Supreme Court, in the Committee of Creditors of SS Steel Limited versus Satish Kumar Gupta, upheld the commercial wisdom of creditors, but also emphasized